Okay, so we started with Fraunhofer diffraction due to single slit. बहुत easy है. सबसे पहले हमको एक single slit लेना है. So we have a single slit over here. Let us say ये हमारे पास एक single slit है, something like this. और हमको already पता है कि when we are talking about single slit or when we are talking about Fraunhofer diffraction, तो the rays of light falling on the diffracting system, rays of light जो diffracting system पे incident होंगे, those has to be पैरेलल वेव फ्रंट होना चाहिए, मतलब पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए, मतलब पैरेलल रेज होने चाहिए. तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेज मैं ड्रॉ कर रहा हूँ दे आर पैरेलल रेज. सो विच मीन्स दैट ये जो रे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल रेज, ये रेज जो है ये ऑलरेडी एक लेंस से पास होके आए हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों को प्लेन वेव फ्रंट जनरेट करने के लिए सोर्स को इन्फिनिट डिस्टेंस रखना पड़ता है, बट वी डोंट हैव, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हम लोग सोर्स को इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखें, इसलिए हम लोग एक लेंस को यूज़ कर लेते हैं. तो लेट मी जस्ट प्लेस अ लेंस ओवर हियर. तो हम लोग एक लेंस का यूज़ करते हैं एंड व्हेनेवर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट पासेस थ्रू अ लेंस, जब भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट लेंस से पास होता है इट कन्वर्ट्स दैट स्फेरिकल वेव फ्रंट इनटू अ प्लेन वेव फ्रंट, तो वो प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लेगा, राइट. तो दैट इज़ व्हाई आई एम शोइंग अ लेंस ओवर हियर. और ये जो स्लिट है इसका विड्थ स्मॉल ए है, दैट आई विल बी राइटिंग डाउन लेटर. सिमिलरली हमारे पास और एक लेंस हमको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि द रेज पासिंग थ्रू दिस डिफ्रैक्टिंग सिस्टम, डिफ्रैक्शन होने के बाद और स्क्रीन पे जाने से पहले वापस से, क्योंकि डिफ्रैक्शन में क्या होता है द लाइट स्प्रेड्स. तो ये जो रेज है जो रेड में मैंने बताए हैं, once they reach the slit, so according to Huygens theory this slit will act as secondary source of light and it will spread light in all direction. तो वापस से लाइट स्प्रेड हो रहा है all direction में. कंडीशन फॉर Fraunhofer diffraction was स्क्रीन पे और डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे वेव फ्रंट प्लेन होना चाहिए. तो वापस से हमको वेव फ्रंट को प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए और एक लेंस लगेगा, दैट इज व्हाई आई हैव शोन अ लेंस ओवर हियर. देन हम जहाँ पे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न देखेंगे वी नीड अ स्क्रीन टू सी दैट पैटर्न. हमें स्क्रीन की जरूरत पड़ने वाली है टू रिकॉर्ड दैट पैटर्न और टू सी दैट पैटर्न. So this is a screen where the pattern will be recorded or where it will be seen, right? So idea is simple. Let me draw a ray which is basically going straight and passing through center. Passing through center इसलिए क्योंकि मैंने पूरा जो वेव फ्रंट है, जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ. इसके लिए मैंने एक रे जो है सेंटर से दिखाया है. तो लेट मी फर्स्ट write down the names of the point for better understanding. So this point over here is A point, this is B point. Width of the slit मतलब AB का जो width है that is taken to be small a, ये small a है basically, right? Okay, then ये जो rays of light है, okay, they will, and by the way center of the screen, center of the, not of the screen but center of the slit. तो हम लोग according to Huygens theory हमको क्या बताता है? Huygens theory tells us that as soon as the wavefront reaches AB, मतलब wavefront reaches slit, every point on that slit AB will act as secondary source. So let me draw a wavefront first. पहले wavefront में draw करता हूँ so that it will be better for your understanding. तो होगा क्या? ये जो wavefront है AB, right? This wavefront AB, every point on this wavefront will act as a secondary source. तो सेकेंडरी सोर्स है ऐसा एक्ट करेगा और इस वेव फ्रंट का सेंटर जो है दैट इज सी. ओके, अब ये जो सेंटर है वेव फ्रंट का या स्लिट का, जो भी रे इस सी लाइन जो ड्रॉ की है मैंने, लेट मी आल्सो मार्क डाउन सेंटर ऑफ द स्क्रीन. सो सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज नथिंग बट P0.
So center of the screen is taken to be P0 और screen का थोड़ा width बढ़ा देता हूँ मैं. So let me also increase little bit the width of the screen. Right, good enough. तो जो भी रे CP0 को पैरेलल होगा, whichever ray is parallel to CP0, it will basically reach point P0 by traveling equal path. So I can show that we have a ray, this one. ये जो ray है, it will reach the lens, and after reaching the lens, it will reach the screen at the center. Okay. So पहले diagram समझ लो, then we will discuss in more details what is really happening over here. Yeah, something like this. So whichever ray is basically parallel to CP0, वो सारे के सारे rays जो CP0 को parallel है, they will travel equal distance to reach point P0 which is center of the screen. तो center of the screen पे पहुंचने के लिए they will travel equal distances. Whichever rays are parallel to CP0. इसका मतलब center पे आपको मिलेगा constructive interference. यहाँ पे constructive interference बोलने की जगह पे यहाँ पे word use करते हैं central maximum या फिर principal maximum. सेंट्रल मैक्सिमम हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइट एट द सेंटर यू गेट अ ब्राइट स्पॉट, और प्रिंसिपल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दैट इज द ओनली ब्राइटेस्ट स्पॉट. उसके बाद फिर ब्राइटनेस कम होता जाएगा, दैट वी विल सी लेटर. तो एट द सेंटर यू हैव अ ब्राइट स्पॉट समथिंग लाइक दिस, एंड दिस ब्राइट स्पॉट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा. ओके, तो आइडिया इज वेरी सिंपल. हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है which is supposed to be kept at infinite distance, क्योंकि हम लोगों को जो स्लिट पे वेव फ्रंट आएगा that has to be a plane wave front, वो plane wave front होना चाहिए, correct, right? लेकिन it is not practically possible that you have a wave front at that you have a source at infinite distance. तो हम लोग को वेव फ्रंट को अगर प्लेन बनाना है तो हम लोग लेंस यूज करते हैं. तो लाइट लेंस से पास होने के बाद प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, मतलब रेज विल बी पैरेलल. तो स्लिट ए बी पे जिसका बिट स्मॉल ए है, जो भी रेज आ रहे हैं दे आर बेसिकली फॉर्मिंग अ प्लेन वेव फ्रंट. देन अब ये स्लिट से जो भी लाइट निकलेगा बाहर, and according to Huygens theory you can understand every point on this slit, इस स्लिट पे हर एक पॉइंट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स. तो जो भी रे यहाँ से निकलेगा that will again diverge, क्योंकि डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग. अभी तक मैंने बेंडिंग दिखाया नहीं, आई विल शो इट इन अ व्हाइल, राइट. लेकिन हमको ये जो ए बी मतलब जो वेव फ्रंट है वहां से जो भी वेव निकलने वाले हैं वो स्क्रीन पे जब आएंगे तो दे आल्सो मस्ट बी लाइक अ प्लेन वेव फ्रंट, वो एक प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए. इसलिए हमने एक सेकेंड लेंस यूज traveling parallel to CP0, they will travel equal distance to reach P0. तो CP0 को जो भी रे पैरेलली ट्रेवल करेगा वो पॉइंट P0 मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे पहुंचने के लिए इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये होता है दैट there is no path difference. Then if there is no path difference, that particular spot appears bright, और ये bright spot है सेंटर पे, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा या फिर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा. प्रिंसिपल इसलिए बोलते हैं बिकॉज अदर स्पॉट्स विल नॉट बी as bright as the central spot. वो हम देखेंगे आगे. We will derive conditions for that also. Right. Now, the main essence of diffraction is, diffraction का main जो idea है that is like the rays get diffracted. Okay. तो rays जो है वो diffract होने चाहिए, मतलब bend होने चाहिए. So here I am showing that those diffraction. Okay. So you have diffraction of here. और
ये जो डिफ्रैक्शन है, जो बेंडिंग है, हर एक रे का इक्वल एंगल से होगा और हर एक रे का दोनों साइड में होगा. आई एम जस्ट शोइंग बेंडिंग ऑन द वन साइड. मैं सिर्फ ऊपर बेंड हो रहा है ऐसा दिखा रहा हूँ. दैट डजंट मीन कि नीचे राइट बेंड नहीं होता, नीचे भी राइट बेंड होता है. बट इफ आई शो एवरीथिंग ऑन द सेम फिगर इट विल बी अ मेस. तो मैं सिर्फ वन साइड बेंडिंग दिखा रहा हूँ. Now after bending, these rays will reach some point on the screen and let us say that point on the screen is point P. Somewhere, कहीं तो पहुंचेंगे. So let us say that is point P. Okay, something like this. Now our task, so rays are going something like this. Our task is to find out ये जो point P है, whether this point P will appear bright or it will appear dark. If it appears bright, then what is the intensity. मतलब of course diffraction में जैसे interference में था, हर एक bright band का intensity same था. यहाँ पे वैसा नहीं होता. यहाँ पे central brightest है, then there is no light, then there is light but with reduced intensity, then there is no light, and then there is light with reduced intensity and so on. तो basically diffraction pattern होता कैसा है, I'll just draw it over here. तो अभी मैं यहाँ पे लेस इंटेंसिटी दिखा नहीं सकता हूँ. तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट शो स्मॉलर सर्कल बिकॉज विथ डिस्टेंस दिस विल गो ऑन बिकमिंग फेंट एंड फेंट एंड फेंट. तो वो फेंट फेंट होते जाएंगे. जैसे जैसे सेंटर से दूर जाओगे ब्राइटनेस रिड्यूस होगा, मतलब the spots will appear to be fainter and fainter and fainter, but I cannot show faint इसलिए मैं साइज छोटा दिखा रहा हूँ. So I am showing small size of the spots. Okay, right. So this is what is going to happen. तो ऐसा मान सकते हो आप. Center is the brightest, then you have dark band which are called as secondary minimas. Then you have bright spot which is called as secondary maxima, then secondary minimas, then maximas and so on. तो ऐसा दिखता है diffraction pattern basically. So you have something like this, right? Now, first thing, ऐसा क्यों दिखना चाहिए, right? Okay, तो you have to pay attention here because it is related to part difference. So if you want to find out part difference between any two rays, okay, if you want to find out part difference between any two rays, let me show it over here. ये जो A से ray निकल रहा है, the ray coming out from point A and the ray coming out from point B, अगर इन दोनों में पार्ट डिफरेंस अगर मुझे निकालना है तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए रे से सेकेंड रे तक, पहले रे से सेकेंड रे तक हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक. ओके, देन ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आया, आई विल नोमेनक्लेट इट. मैं इसको नाम दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. राइट, गुड इनफ. तो perpendicular over here, right? तो इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ E पॉइंट. तो ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा E पॉइंट है, ये एंगल 90 डिग्री है. तो A से और E से आगे याद रखना, किसी भी दो रेज में
पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक रे से दूसरे रे पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो. What you do is you drop a perpendicular from one ray onto other ray. मतलब A से E और A से E जो है इसके आगे the rays will travel equal path. मतलब path difference क्या है आपका BE. So path difference in this case is nothing but BE. Path difference delta equal to BE. Right. By the way, हमको पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है, द अमाउंट बाय विच द लाइट हैज बेंड. अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. कैसे? बिकॉज दिस इज 90, तो ये एंगल आया 90 माइनस थीटा. फिर टोटल एंगल भी 90 है. तो बाय डूइंग बेसिक ज्योमेट्री you will find out that this particular angle over here is theta, मतलब this angle over here is theta. Right? Then from figure what we can see is sine theta is opposite side upon hypotenuse, and hypotenuse is AB in this case. Okay, so don't confuse between hypotenuse. 90 degree का opposite side होता है hypotenuse. तो मुझे मिल गया BE मतलब पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू AB sin थीटा, और AB था A, स्लिट विड्थ था A sin थीटा, A था, then sin थीटा is as it is. Okay. तो so far what we have done is, मैं sum up करता हूँ, फिर then we will start making notes, we will start writing down. हमारे पास एक वेवफ्रंट है, एक सोर्स है, उसमें से वेवफ्रंट निकल रहा है. हमें फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन एट ड्यू टू सिंगल स्लिट पढ़ना है. तो पहले तो एक स्लिट ए बी स्लिट हमने ले लिया. राइट. ओके, तो वी हैव टेकन ए बी स्लिट, उसका विड्थ है स्मॉल ए. क्योंकि वेवफ्रंट इस स्लिट पे प्लेन आना चाहिए, तो सोर्स में से जो भी वेवफ्रंट निकल रहा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्लेन में, इसलिए मैंने पहला लेंस लगाया L1 ओवर हियर. राइट. According to Huygens theory, each point on this wavefront AB will act as secondary source. Right? Good. Okay. Then ये जो सेकेंडरी सोर्स है AB, इसका सेंटर लिया मैंने C, मतलब वेवफ्रंट का सेंटर है C. ओके, तो I can imagine that the wavefront is made up of two parts, AC and CB. अब AC और CB में से जो भी रे निकल रहे हैं वो स्क्रीन पे जाएंगे. तो we have a screen over here. स्क्रीन पे जाने से पहले हमको और एक लेंस लगाना पड़ेगा L2. क्यों? बिकॉज फ्राउनहोफर का कंडीशन ही ये है कि डिफ्रैक्टिंग सिस्टम पे और स्क्रीन पे वेवफ्रंट लेना चाहिए. तो जो अभी स्लिट AB स्लिट में से जो रेज बाहर निकलेंगे वो वापस से डाइवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा ना. दे विल बेंड इन ऑल डायरेक्शन बिकॉज दैट इज व्हाट इज डिफ्रैक्शन. तो उसको वापस से कन्वर्स करना पड़ेगा, मतलब जो वेवफ्रंट AB से निकल रहा है वो वापस पेरिकल बन जाएगा. उसको प्लेन में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक बायकॉन्वेक्स लेंस और लगेगा. तो L2 का काम क्या है? टू कन्वर्ट द वेवफ्रंट कमिंग फ्रॉम स्लिट AB into a plane wavefront and then allow it to fall on the screen. Right. तो जो भी रे विदाउट डिफ्रैक्शन विदाउट बेंडिंग जा रहा है, मतलब जो भी रे CP0, P0 इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जो भी रे CP0 को पैरेलल जाएगा, जैसे मैंने ऊपर का एक रे दिखाया है वन इन द रेड, और नीचे एक दिखाया B में से आ रहा है, दैट इज आल्सो इन द रेड. सो दिस रेज which are shown in the red, they are parallel to CP0. They will travel equal path to reach P0. ये P0 को तक पहुंचने के लिए इक्वल पाथ ट्रैवल करेंगे. इक्वल पाथ ट्रैवल करने का मतलब क्या होता है? दे हैव नो पाथ डिफरेंस. मतलब सेंटर में जब वो पहुंचेंगे, जब वहां पे इंटरफेरेंस होगा, इस केस में डिफ्रैक्शन बोलेंगे, बिकॉज लाइट का बेंड होने के बाद इंटरफेरेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन. सो दे विल बी इन फेज, दैट मींस दे will undergo constructive interference. That means the central point will appear bright. In fact, in this case the central point is the only brightest point, इसलिए इसको बोलते हैं central maxima या फिर principal maxima. Right. But diffraction तो हो रहा है. कुछ रेज है जो अनडिफ्रैक्टेड पास हुए, जो रेड में दिखाए. फिर जो रेज में ग्रे में दिखा रहा हूँ यहाँ पे, these are the rays which underwent diffraction, और ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है थीटा फॉर ईच रे. जितने भी रे बेंड होंगे सब इक्वल अमाउंट से बेंड होंगे. ऐसा कभी नहीं होगा एक रे ज्यादा बेंड हुआ दूसरा रे कम बेंड हुआ, ऐसा नहीं होता है. राइट. गुड.
सो देन ये जो डिफ्रैक्ट हुए रे दे आर रीचिंग सम अदर पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन। अभी पॉइंट पी ये जो पॉइंट पी है ये ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। यहाँ पे डार्क को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बोलते, यहाँ पे हम डार्क पॉइंट को बोलते हैं मिनिमास, सेकेंडरी मिनिमास। और जो सेंटर को छोड़ के बाकी ब्राइट पॉइंट बनेंगे उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको ब्राइट बैंड भी नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मैक्सिमास। तो अब जो पॉइंट पी पे ये लाइट बेंड होने के बाद पहुंचा है वो मिनिमा होगा या वो मैक्सिमा होगा, वी वांट टू सी दैट, हमको वो देखना है। ओके, तो बिफोर वी डू दैट हम लोग पहले सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा के बारे में जो कुछ हमने सीखा है दैट वी विल नोट डाउन एंड देन वी विल मूव टू अदर पॉइंट्स। तो वो पॉइंट पी पे क्या हो रहा है, सेंट्रल सेकेंडरी मिनिमा बनेगा या सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, और विच आर द मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर दैट, वो हम लोग देखेंगे लिटिल लेटर। सबसे पहले व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार, हमको उतना पहले करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफाइन द सिस्टम। So let us start writing about what we know so far. So far what we know is, let us start talking first, let us describe the system. System है क्या, पहले इसको describe कर लेते हैं। Suppose a parallel beam of light, parallel beam of light of monochromatic light, better of monochromatic light, मतलब the source is emitting only one wavelength of wavelength lambda, of wavelength dash dash, I will put lambda later here, of wavelength lambda is incident upon a narrow slit as shown in figure. Okay, narrow slit का width भी यहाँ पे लिख देते हैं, of upon a narrow slit AB of width of the slit is small a as shown in figure. Right, so suppose the diffracted light is focused, क्योंकि जो लाइट डिफ्रैक्ट हो रहा है इसको हमको स्क्रीन पे फोकस भी करना पड़ेगा, is focused by a convex lens L2, क्योंकि L2 is the lens that we are using to focus the light on the screen. Okay, by convex lens L2 on the screen XY, okay, right. Then what is happening, as I told you, according to Eugene's principle, each and every point on the wavefront AB acts as a secondary source. Okay, let capital C be the center of the slit. तो हम लोग सिर्फ जो हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं अभी। ओके, सो द सेकेंडरी waves traveling in the direction parallel to CP0, I will write down 0 later, तो CP0 लिखना पड़ेगा मुझे, CP0
राइट. सो कम टू फोकस एट, जो भी रेस CP0 को पैरेलल है उनका फोकसिंग कहाँ पे होगा, P0 पे होगा. कम टू फोकस एट P0 and P0 is the center of screen. I will write down 0 again later. And bright central image is formed, and bright central image is observed or seen or formed. Why? Because you know CP0 को जो भी wave travel parallelly travel करेगा, parallelly the ray which are parallel to CP0 they will travel equal path to reach P0, and hence there is no path different, and hence you have a central image at the center, right? Okay. The secondary waves from points equidistant from C and situated in the upper and lower halves CA and CB. बिकॉज यू नो हमने क्या किया था, हमने ये जो AB स्लिट है उसको दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड यूजिंग प्रिंसिपल टेल्स अस दैट ईच पॉइंट in the upper half CA and in the lower half CB acts as secondary source. So the secondary waves from points equidistant from C, मतलब अभी ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है बेसिकली कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और नीचे एक पॉइंट है, these two points are equidistant from C. So these equidistant points, when they emit rays which are parallel to CP0, they come to focus at P0 and they have traveled equal distances. Hence, at the center you have this kind of constructive interference. That means you have a central white band. Okay, so yes, so what I was telling you is the secondary waves from the point equidistance from C and situated in the upper and lower half C and CB of the slit travel the same distance in reaching P0. I will write 0 later. Okay, and hence the path difference is 0. The path difference is 0, and thus what happens is, thus we get a point, thus point P0 is of maximum intensity. Thus point P0 is of maximum intensity, right? It is called as central maxima. It is called as central maxima या फिर maximum, and it is the brightest point in the diffraction pattern. Right. So let me first complete things over here. हम लोगों ने कहाँ पे P0 बोलना चाहिए था, यहाँ पे देन वेवलेंथ लैम्बडा बोलना चाहिए था, देन यहाँ पे P0 बोलना चाहिए था, यहाँ पे P0 बोलना चाहिए था, सफिशिएंट, राइट. तो इजी है. हमने अभी फिलहाल we have just spoken about what is this central maxima. तो better would be कि मैं इसको एक टाइटल ही दे देता हूँ, तो it will be good for understanding कि हम लोगों ने पूरे डिफ्रैक्शन पैटर्न को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, सेंट्रल मैक्सिमा, then secondary maxima, and then secondary minima. So here we have just spoken about, so far we have spoken about central maxima or principal maxima. Of course, I need to shift little bit of these words also in lambda वगैरह,
पे कर देता हूँ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल मैक्सिमम ओवर हियर। ओके, तो ये जो लैम्बडा है, this lambda should not this one. Anyways, it's quite difficult sometimes, but it's okay. Anyways, कोई फर्क नहीं पड़ता है. What I should do is this. तो ये है लैम्बडा. यहाँ पे वापस से मुझे ढूंढना पड़ेगा. This is P0 over here. This is P0 over here. This is P0 over here, and this is P0 over here. बाकी जगह पे जो जीरोस है उसको कैंसिल आउट, मतलब वी जस्ट डोंट नीड दोस. सो बट इज जस्ट यू अंडरस्टैंड बेटर, फर्क नहीं पड़ता है. गुड, ग्रेट. तो व्हाट द आइडिया इज कि जो भी पैटर्न बनेगा उसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग लिखने वाले हैं. एक है सेंटर के बारे में मैंने बता दिया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ये जो डार्क है, आई मीन द डार्क पॉइंट्स ओवर हियर. ये जो यहाँ पे डार्क पॉइंट्स देख रहे हो आप, जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की, एक्चुअली शुड नॉट बी लाइन ओवर हियर. तो सेंटर के बाजू में 2 ब्लैक पॉइंट्स दिखते हैं, राइट, वेयर देयर इज नथिंग. तो स्क्रीन पे ऐसा बनेगा दैट यू डोंट सी एनीथिंग. सो सेंट्रल ब्राइट बैंड, देन नो लाइट, एंड देन ब्राइट पॉइंट्स ऑफ लेस इंटेंसिटी, देन no light, and then bright points of even less intensity, and then no light, and so on so forth. तो ये जो points of no light है ना, like this point, ये वाला, these all are secondary maximas. तो let us just talk about what are secondary maximas. okay, तो secondary maximas क्या होते हैं, ये क्यों बनेंगे, what are the conditions of obtaining secondary maxima. बहुत सिंपल है. See, the thing is, अगर A और B से जो रे निकल रहा है, A से there is a wave, B से there is a wave, अगर इनमें पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है और हमने AB को ऑलरेडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके रखा है, राइट, करेक्ट. अगर A से B में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा है तो A से जो रे आ रहा है और C से जो रे आ रहा है, इनमें पार्ट डिफरेंस होगा λ/2. क्लियर. और C और B में से जो आ रहा है इसमें होगा λ/2. सिमिलरली अगर मेरे पास अपर हाफ में मतलब मेरे पास समवेयर ओवर हियर CA, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट है, इट इज इमिटिंग रे. सिमिलरली C से इक्वल डिस्टेंस पे नीचे भी एक और पॉइंट होगा, वहां से भी रे निकलेगा, एंड द पार्ट डिफरेंस बिटवीन दीज 2 रेज विल बी λ/2. वापस समझ लो, A और B एक्सट्रीम पॉइंट, स्लिट के एंड पॉइंट्स, वहां से जो 2 रे निकल रही है उसका पार्ट डिफरेंस अगर लैम्बडा हुआ तो हमने ऑलरेडी स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब वेव फ्रंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, CA और CB. तो A पॉइंट और C पॉइंट में पार्ट डिफरेंस कितना हुआ λ/2, C में और B में कितना हुआ λ/2. करेक्ट. AC मतलब अपर पार्ट और C मतलब लोअर पार्ट. अगर AC में एक ऐसा पॉइंट है जिसमें से एक वेव निकल रहा है, तो CB में करस्पॉन्डिंग C से इक्वल डिस्टेंस पे और एक पॉइंट होगा जहां से एक वेव निकलेगा. मतलब देयर इज one point source in the lower half corresponding to the point source in the upper half. अगर अपर हाफ में एक पॉइंट सोर्स है तो लोअर हाफ में C पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे भी एक पॉइंट सोर्स है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट इज अ सोर्स, राइट. तो the point from the upper half from which the light is being emitted and the corresponding point in the lower half from which the light is being emitted, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा if the part difference between A and B is lambda, right? So what is
the condition for destructive, that part difference has to be lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, वही हो रहा है। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होता है कि हम लोग बोलते हैं अच्छा ए और बी में से लैम्बडा पार्ट डिफरेंस है तो ये तो कंस्ट्रक्टिव है, लेकिन हम लोगों ने दो चीजें नहीं भूलनी। एक, एवरी पॉइंट ऑन दिस स्लिट इज अ पॉइंट सोर्स विच इज अ सेकेंडरी सोर्स। दूसरा, हमने ए बी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करके रखा है, मतलब हमने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि ये दो अलग अलग सोर्सेस हैं, मतलब दो स्लिट्स हैं। तो एक अगर ऊपर के स्लिट में एक पॉइंट होगा जहां से लाइट आ रहा है ऊपर के हाफ में से, नीचे के हाफ में करस्पॉन्डिंग सेम डिस्टेंस पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा जहां से लाइट आ रहा है। तो टोटल पार्ट डिफरेंस अगर लैम्बडा है तो इन दोनों में लैम्बडा बाय 2 होगा, क्योंकि यू हैव डिवाइडेड दैट इनटू टू पार्ट्स, राइट? सो इट इज एज इजी एज दैट for every point in the upper half there is a corresponding point in the lower half, such that the light coming from these two corresponding points is lambda by 2. And if the part difference is lambda by 2, that tells you that the point is going to appear dark, right? So what you will say is that if the slit width is lambda, if the slit width is lambda, meaning to say if the light coming from A and B extreme points, the part difference is lambda, then the point where these waves will reach will be a dark point, and that is a condition for secondary minima है वो। तो ये जो कुछ मैंने बताया है we will write down, and also we will write down mathematically also. Okay, so we are going to write down about first, that is position of secondary. So the second part of this particular pattern, diffraction pattern, secondary minimum मैंने ऑलरेडी बताया है। प्राइमरी मतलब सेंट्रल मैक्सिमम, secondary minimum and secondary maximum. So this is how a diffraction pattern looks like. Right. So now consider the secondary waves traveling in the direction inclined at an angle. क्योंकि inclined at angle क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो रेज थे जो P पॉइंट पे पहुंच रहे थे, they have diffracted by an angle theta, so they are inclined at an angle theta, inclined at an angle theta बाद में लिखूंगा मैं, to the direction of CP0 से ये theta angle पे थे। So all these waves, all the secondary waves traveling in this direction, reach a point P on the screen. So जो भी theta angle से diffract होगा, they will reach another point P on the screen. The point P will be of maximum or minimum intensity depending upon the path difference between the waves starting from A and B. तो A और B में से जो वेव निकल रहा है उन दोनों में कितना पार्ट डिफरेंस है उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो पॉइंट है P वो ब्राइट होगा या डार्क। So what I have to do first, I have to write down that angle theta over here,
and CP is 0 over here. Okay, right. So also from triangle, as I have showed you in the last slide, from triangle A बी ई मैंने लास्ट स्लाइड पे डायग्राम ड्रॉ की है, साइन थीटा इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए बी, राइट. देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, but BE is nothing but path difference delta. Therefore, path difference delta, which is equal to BE, which is equal to AB का width था small a sin theta, right. तो हमको पार्ट डिफरेंस मिल गया और हमको पता है अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा हुआ, लैम्डा बाय 2 हुआ तो क्या होता है, दैट वी विल मेंशन इन डिटेल्स नाउ. So if the part difference is equal to lambda, लैम्डा मैं बाद में लिख दूंगा यहाँ पे, which is the wavelength of light, used, then point P will be a point of minimum intensity, Why minimum intensity, वो समझा देंगे, right. The whole wavefront can be considered to be divided into two equal halves. कौन से equal halves? CA and CB. Okay, and if the path difference between the secondary waves from A and B is lambda, then the path difference between the points A and C, between the points then the path difference between sometimes this acts little weird, हो जाता है कभी-कभी. Anyways, so the idea was अगर A और B में से पार्ट डिफरेंस लैम्डा है और हमने वेवफ्रंट को स्प्लिट को दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है, C and CB, तो the part difference between the rays between the points A and C is lambda by 2. मैं भी लिख दूंगा, right. We'll fill it now, right. Similarly, this is true for every point in the upper half CA and its
corresponding point in the lower half CB. तो A और C में से अगर लैम्डा बाई 2 है तो अपर हाफ सी ए में अगर एक पॉइंट है तो लोअर हाफ सी बी में करस्पॉन्डिंग पॉइंट है, तो हर एक ऊपर के पॉइंट और करस्पॉन्डिंग नीचे के पॉइंट के लिए ये ट्रू है. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट. गुड. Thus destructive interference occurs. Thus destructive interference occurs at point P, and hence point P is the position of secondary minima. राइट. अभी पहले हम लोग जो हमने जहाँ पे लैम्डा और ये सब लिखना चाहिए तो लिख लेते हैं. सो इफ द पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब ए और बी पॉइंट, स्लिट का ए और बी पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है, राइट, तो ए और बी में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो ए और सी में पाथ डिफरेंस जो होगा, राइट, दैट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज गोइंग टू बी लैम्डा बाई 2, राइट. ओके, गुड. So this is what we have said so far. And hence, as I told you, this point P will appear dark. So mathematically speaking, therefore, path difference, mathematically speaking, therefore the point P will be of minimum intensity if the path difference is equal to n lambda. Okay, और path difference already a sin theta हमने देख लिया, a sin theta equal to n lambda, right? So what you have is sin theta n is n lambda by a. तो मैंने सिर्फ सफिक्स यहाँ पे दिया है थीटा को n, क्योंकि ऐसा है कि थीटा मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन नहीं होता. डिफ्रैक्शन कैन ऑकर इन मल्टीपल डायरेक्शन एंड इट ऑकर्स इन मल्टीपल डायरेक्शन. तो अलग अलग थीटा की वैल्यू के लिए यू गेट डार्क. मतलब अगर सिर्फ थीटा की एक वैल्यू के लिए डार्क बैंड बनता, मतलब द स्पॉट विल अपीयर डार्क ओनली फॉर वन वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमको ब्राइट स्पॉट देख रहे हो उसके बाजू में सिर्फ दो ऐसे पॉइंट्स होते हैं. सो ये ब्राइट है और उसके बाजू में सिर्फ दो ऐसे डार्क स्पॉट दिखते हैं आपको. बट व्हाट वी सी इज, कनेक्ट योरसेल्फ विद द सिचुएशन. सेंटर में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क. मतलब डार्क अलग अलग जगह पे बन रहे हैं, मतलब अलग अलग एंगल के लिए बन रहे हैं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर. ओके, राइट. तो इसलिए मैंने थीटा को सफिक्स n लिखा है, बिकॉज एट डिफरेंट एंगल्स यू विल गेट बेसिकली डार्क बैंड. एंड रिमेंबर, यहाँ पे आप n इक्वल टू 0 यूज नहीं कर सकते, आपको n इक्वल टू 1 करना पड़ेगा यूज. क्यों करना पड़ेगा n इक्वल टू 1 यूज? क्योंकि n इक्वल टू 0 मतलब सेंटर ऑफ द स्क्रीन होगा. इफ यू पुट n इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इज 0 फॉर थीटा इक्वल टू 0. थीटा इक्वल टू 0 मतलब द लाइट विच इज रीचिंग पॉइंट P 0, एंगल 0, नो डिफ्रैक्शन. नो डिफ्रैक्शन मतलब सेंटर पे तो ऑलरेडी ब्राइट बना है ना, तो एक ही जगह पे ब्राइट और दूसरी जगह पे डार्क हम लोग लिख नहीं सकते. इसलिए n स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, but here n has value plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3. क्यों? because दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी. so plus 1 minus 1 plus 2 minus 2, because you have this dark points minimas on either side of the central maxima के दोनों साइड पे, इसलिए plus minus 1 plus minus 2 and so on so forth, right? so theta n gives the direction of nth minimum. so here theta n gives direction of nth minimum.
right? Similarly, we can find the conditions for maximas. So let us see what are the conditions for secondary maximas, and after that I will completely revise this topic. So positions of secondary maximas. Position of secondary maximum. Right, अब the thing is, जो पार्ट डिफरेंस अगर लैम्डा था ए और बी में, तो हमको मिला मिनिमास मतलब डार्क पॉइंट्स. बट इफ हाउएवर द पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, वहाँ पे हमने इवन मल्टीपल की बात की. लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा, दीज आर इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2. रिमेंबर इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस का जो कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन था वो डिफ्रैक्शन में डिस्ट्रक्टिव होता है, बस इतना ही याद रखना है. तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या था फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2. यहाँ पे वो होगा मिनिमास के लिए, मतलब डार्क स्पॉट्स के लिए, राइट? तो इंटरफेरेंस में जो डिस्ट्रक्टिव था मतलब और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, वो डिफ्रैक्शन में होगा सेकेंडरी ब्राइट पॉइंट्स के लिए, राइट? सो इफ however the path difference, if however the path difference is odd multiple of lambda by 2, तो lambda by 2 मैं लिख दूंगा of lambda by 2, the direction of secondary maxima is obtained. Okay, तो आइडिया इज अगेन वेरी सिंपल. सबसे पहले तो मुझे कंप्लीट करने दो. इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, राइट? गुड. देन बहुत इजी है, इट इज एक्सट्रीमली इजी. राइट, देयरफॉर इन दिस केस हमारे पास पार्ट डिफरेंस डेल्टा शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, मतलब 2n+1 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए. और पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, ऑलरेडी ए साइन थीटा n बोलता हूँ, that is 2n+1 lambda by 2. So here you get sine theta as, so sine of theta n is equal to 2n+1 lambda by 2a. ये मिल गया आपको कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमस. तो n is equal to +-1 +-2 and so on, right? Okay, so the diffraction pattern overall is it is ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न. कैसे दिखता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. सेंटर पे ब्राइट, देन डार्क एंड देन ब्राइट. सो आई कैन पुट इट हियर इन वर्ड्स आल्सो, द सेम थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू. Thus the diffraction pattern due to a single slit consists of a central bright maximum and at point P0. तो पॉइंट P0 पे 0 में लिख दूंगा बाद में. सेंट्रल मैक्सिमम होता है ब्राइट, फॉलोड बाय अल्टरनेट सेकेंडरी मिनिमा एंड मैक्सिमा on both sides of P0.
on both sides of P0, right? Okay, तो P0 पे सेंट्रल मैक्सिमा, उसके दोनों साइड्स पे अल्टरनेट मिनिमास, secondary minimas, then secondary maximas, मतलब points with less brightness than minimas and so on. So overall summary, what we have learned so far. Diagram I will just use the one on the first slide. तो overall आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, वहाँ से लाइट बाहर निकला, स्पेरिकल हो या सिलेंड्रिकल हो, वी डोंट केयर, बिकॉज हमने एक लेंस लगा के उस रेज को, जो डाइवर्जिंग रेज थे, मतलब जो स्पेरिकल वेव फ्रंट था, उसको कन्वर्ट कर दिया, पैरेलल रेज बना लिए, मतलब पैरेलल रेज मतलब हमने प्लेन वेव फ्रंट बना लिया। तो स्लिट ए बी जिसका विड्थ ए था, वहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस थ्योरी। as soon as this parallel wavefront or plane wavefront reaches AB, it acts as secondary source and starts emitting its own wave in all directions. तो सबसे पहले हमने देखा कि parallel waves, right? P0 is the center of the screen. So center of the screen CP0, C is center of the slit. तो CP0 को जो भी रेज पैरेलल होंगे, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस टू रीच P0। और सेकेंड लेंस L2 इसलिए यूज किया क्योंकि स्क्रीन पे भी जो वेव फ्रंट आएगा, दैट वेव फ्रंट इज सपोज टू बी अ प्लेन वेव फ्रंट। और बाय द वे हम लोगों को वैसे भी कॉन्वर्स करना था, इसलिए करेक्ट। तो CP0 डायरेक्शन को जो भी रेज पैरेलल होंगे, दे विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस टू रीच पॉइंट P0। Hence the point P0 appears the brightest because there is no path difference. That's why center of a diffraction pattern is the brightest of all. ये पता होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन था कि if there is some other point P which is not at the center, वहाँ पे जो लाइट पहुंचेगा, डेफिनेटली वो लाइट बेंड होने के बाद पहुंचेगा, मतलब डिफ्रैक्शन के बाद वहाँ पे लाइट पहुंचेगा, डिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि whenever light encounters a slit और एन ऑब्स्टैकल इट बेंड्स, तो बेंडिंग तो होगा। तो हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताया है डिफ्रैक्शन का, बेंडिंग का। बाकी डायरेक्शन हो सकते हैं, होते हैं, बट वी आर शोइंग ओनली वन डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट जस्ट फॉर द सिंपलिसिटी, राइट। मैं एक ही डायग्राम पे बहुत सारे रेज नहीं बता सकता, इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। सो पॉइंट P0 ये ब्राइट होगा या डार्क होगा, इट विल डिपेंड ऑन द पाथ डिफरेंस बिटवीन light coming from A and light coming from B। तो अगर A और B में से पार्ट डिफरेंस ऑफ लाइट इज लैम्बडा, तो सबसे पहले मैं स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब वेव फ्रंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, अपर पार्ट CA, लोअर पार्ट CB। अगर A और B में से लैम्बडा पार्ट डिफरेंस है, तो A और C में से λ/2 है। मतलब अपर हाफ में से जो भी लाइट आएगा एक पॉइंट से, उसको करस्पॉन्डिंग लोअर हाफ CB में एक पॉइंट होगा एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम C, सच दैट द लाइट फ्रॉम दैट पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट कमिंग फ्रॉम द अपर पार्ट CA and the light coming from the corresponding point from the lower half CB has the path difference λ/2, and if the path difference is λ/2, then you get destructive interference, hence you get a point which appears dark, and that point which appears dark is basically nothing but it is called as secondary minimum। उसको हम लोग बोलेंगे secondary minimum, as I have shown here in this case। okay, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा हमने ऑलरेडी शो किया है डायग्राम से। पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला था हम लोगों ने, मैंने बताया था ए रे से और बी रे तक, बी से जो रे निकल रहा है उसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद मैंने ई नाम दे दिया। ए once you draw perpendicular from one ray to other ray, then the rays after this perpendicular travel equal distances। तो जो पार्ट डिफरेंस था वो इस परपेंडिकुलर से पहले होगा, मतलब BE is the part difference, because ray coming from A and B has a part difference and that is nothing but BE। but from diagram what you can see is that ABE is a right angle triangle and sin theta is BE upon AB। BE is AB sin theta
and that BE is nothing but part difference and AB is split with A, so A sin theta आ गया. So part difference अगर n lambda हुआ between rays A and B, between rays A and B, between rays A and B, तीन बार repeat किया मैंने. If the part difference between the rays of light coming from A and B, if it is n lambda, then you have a destructive, मतलब you have a minima. So for minima, you have condition sin theta equal to n lambda by A. Since this theta n gives the direction of minimum. थीटा एन इसलिए लिखा क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन पे मिनिमम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया सेंटर पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, मतलब देयर आर मल्टीपल मिनिमस, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, थर्ड ऑर्डर मिनिमा एंड सो ऑन सो फोर्थ. Similarly, secondary maxima मतलब the points which are bright but of less brightness compared to center. Center is the brightest point in diffraction pattern, right? So if the part difference happens to be odd multiple of lambda by 2, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव का केस था यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वो मिनिमा का केस होगा. इंटरफेरेंस में जो डिस्ट्रक्टिव का केस था यहाँ पे वो सेकेंडरी मैक्सिमा का केस होगा. तो पार्ट डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2. तो 2n + 1 लैम्डा बाय 2 अगर पार्ट डिफरेंस हुआ तो यू गेट सेकेंडरी मैक्सिमास. So what we have learned is that the diffraction pattern is something like at the center maximum at P0, brightest point, followed by alternate dark bright minimas, मतलब dark and bright bands, या फिर alternate secondary minimas and maximas on both sides of the center, right? Good. So in the next session, what we will do is we will find out what is the width of central maxima. Center पे जो maxima बन रहा है उसका width कितना है, that will be taken in the next session.